बिहार में चुनावी माहौल और चुनावी बिगुल बच चुका है और जो लोग हैं माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनका तो आरक्षण छीना जा रहा है इससे। देखिए माइनॉरिटीज़ को तो किसी बिल है, अब सरकार एक बिल लेके आई है, उसको ज़बरदस्ती पास भी किए हैं पार्लियामेंट में, तो वो तो बुराई नहीं। अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोग तो सवाल करेंगे और लोग लगातार सवाल करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों को नौकरी ईडी के जो विधायक हो सकता है ये काम करे। आपको क्या लगता है? आप एक युवा हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया और हमारे साथ आज मौजूद हैं एएमयू के एक्स स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट मशकूर उस्मानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिहार में चुनावी माहौल और चुनावी बिगुल बच चुका है और चुनाव इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की डेट की घोषणा भी कर दी है। तो इस पे आपका बिहार आना क्या है? माना जाए कि आप भी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार में आया नहीं हूँ मैं, बिहार में पैदा हुआ, मैं बिहार का बेटा हूँ, मैं बिहार का लाल हूँ। मैं मेरा घर दरभंगा हुआ, दरभंगा के अंदर अलीनगर प्रखंड के अंदर गरौल गांव है, मेरा वहाँ घर है। मैं अभी भी लगातार लॉकडाउन के समय में मैं पूरे अपने घर पे ही था और तमाम मिथिला के तमाम क्षेत्र के अंदर, दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी के कुछ पार्टों लोगों ने तमाम जो है रिलीफ का काम किया। अभी हमारे यहाँ बाढ़ आ गई थी लगभग, आपको मालूम है कि हर साल बाढ़ आती है और 16 से 17 ज़िला बिहार का इफेक्टेड होता है। तो हम लोगों ने बाढ़ राहत कार्य भी किया और इसके साथ साथ अभी एक एजुकेशन की एक मुहिम को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उसको चुनाव से ना जोड़ें, चुनाव एक पार्ट हो सकता है इन सब चीज़ों का, तो ठीक है, लेकिन आप मौजूद है पटना में जी, तो क्या ये माना जाए कि आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं इस बार? देखिए, पटना में मौजूद होना वो एक अलग सी चीज़ है। पटना हमारी राजधानी है। मैं कुछ कारण से दिल्ली गया था और दिल्ली से लौट के अभी 2 दिन पहले मैं पटना आया हूँ और शायद एक आध दिन पटना रुकूँ और फिर घर चला जाऊँगा। क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तो चूँकि पटना होते हुए आता हूँ तो कई सारे दोस्त हैं यहाँ पे, कई सारे हमारे शुभचिंतक हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, बात होती रहती है। और वैसे भी लॉकडाउन के समय में काफ़ी समय से लोगों से बातचीत नहीं हुई थी, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए थे। तो ये समय है कि लोगों से बातचीत होती रहती है। आपसे भी इसी क्रम में मुलाकात हो गई। जिस तरीके से सरकार ने, आप एक युवा हैं और आप एएमयू से भी रह चुके हैं, आपके कॉलेज में लॉ, इंजीनियरिंग सबके छात्र स्टडी करते हैं वहाँ, और जैसे तमाम यूनिवर्सिटी में छात्र स्टडी करते हैं, तो इन सब के बीच में एक प्राइवेटाइजेशन जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, पिछले 6 साल, अब 7 साल अब मान लें लगभग, से जो है वो लगातार चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और शिक्षा का जिस तरह से बाजारीकरण हुआ है, आज़ादी के बाद से मैं नहीं मानता कि आज तक इस तरह का बाजारीकरण शिक्षा का हुआ है जो पिछले 6 साल के अंदर हुआ है। स्टेशनें बिक गई, ट्रेनें बिक रही हैं, रेलवे का पूरा विभाग जो है, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विभाग हुआ करता था, जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, उसको कहीं ना कहीं कई ढंग से बेचने की कोशिश चल रही है। अलग अलग तरह से आप अलग अलग फील्ड में देखें, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो जाएंगे और जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त हैं, चाहे वो विजय माल्या हों, चाहे वो मेहुल चोकसी हों, चाहे वो और भी तमाम लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सब लोगों को जान रहे हैं लोग, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन्होंने बैंक के कर्ज़े लिए या जिनके कर्ज़े बैंक ने माफ़ किया और उसको एनपीए घोषित कर दिया, अंबानी अडानी लोग हैं, इन तमाम लोगों के हाथ में देश की तमाम अर्थव्यवस्था को दे देने की एक गहरी साजिश चल रही है और हम लोग उस साजिश का पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो सरकारी पद खाली हैं उस पर युवाओं को मौका मिलना चाहिए। उन तमाम सरकारी पदों को केंद्र सरकार फुलफ़िल करने का काम करे, उस पर भर्ती करने का काम करे। साथ ही साथ जो जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ और तमाम जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जो फंडिंग रोकी गई है, जो शिक्षा पे जो खर्च होते थे पैसे, उसको कम किया गया है। यूपीए के दौर में जितना होता था उससे आधा कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत आगे की तरफ कदम बढ़ चुका है सरकार का। हमारी ये लगातार मांग रही है कि शिक्षा को सबके लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्राइमरी चीज़ है किसी भी समाज के लिए। आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो इससे जो आरक्षण है वो तो लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है? दलित और शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं
माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनका तो आरक्षण छीना जा रहा है इससे। देखिए, माइनॉरिटीज़ को तो किसी तरह का आरक्षण मिलता नहीं है, लेकिन जो कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की, तो इससे मैं साफ बता दूं कि जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, चूँकि जो आरक्षण जो अभी लागू है वो अमूमन सरकारी नौकरियों में या सरकारी कॉलेजेस के अंदर पढ़ने में है, उसको कई जगह पे एक्सटेंड किया गया है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो आरक्षण की बात बाद में आती है, सबसे पहला मुद्दा जो है वो गरीबों का मुद्दा है। और गरीब तो तमाम लोग हैं, दलित भी गरीब हैं, ब्राह्मण भी गरीब हैं, मुसलमान भी गरीब हैं, राजपूत भी गरीब हैं और पिछड़ी जाति के लोग भी गरीब हैं। गरीबों का कोई कास्ट नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ कदम है वो गरीबों पर वार है, वो मजदूरों पर वार है, वो किसानों पर वार है। आरक्षण पे वार तो हम दूसरे एंगल से देख सकते हैं, उसको बाद में हम समझ सकते हैं, लेकिन इन सब से ऊपर ये वार जो है इस देश की गरीब जनता के ऊपर है, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। कपिल मिश्रा और उमर खालिद का जो बयान, और उमर खालिद जो अभी जेल गए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली दंगों की जहाँ तक आप बात करें कि दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने एक पूरी पटकथा लिखी, एक कहानी लिखी, और मुझे बड़ी हंसी आती है कहते हुए कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बॉलीवुड से हायर करना चाहिए था, जिसको कुछ पैसे देते तो अच्छी कहानी लिख देता। ऐसी घटिया कहानी लिखी गई है जिसको मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इस तरह से लिखा गया कि भाई जो एकेडमिशियंस है इस देश के जाने माने, जो इस देश के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं या स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, उन तमाम लोगों को इस पटकथा में उन्होंने शामिल किया। प्रोफेसर अपूर्वानंद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जाने माने एकेडमिशियन है, योगेंद्र यादव जी हैं जाने माने किसान के नेता हैं, जाने माने एकेडमिशियन हैं, उन लोगों को इसका साजिशकर्ता बताया गया। कहीं से ये बात जायज़ लगती है कि एक एकेडमिशियन, एक किसान की बात करने वाला, युवाओं की बात करने वाला, छात्रों की बात करने वाला उमर खालिद, इस देश के तमाम वंचित वर्गों की बात करने वाला उमर खालिद, इस देश के अक़लियतों की बात करने वाला उमर खालिद, इस देश के बेरोज़गारी की बात करने वाला उमर खालिद क्या दिल्ली में दंगा भड़काने की बात करेगा? जो भी वीडियो क्लिप्स आई, अगर आप उसको पूरी तरह से देखेंगे, किसी भी आप मेरी अभी आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप इसी इंटरव्यू को कोई काट के 10 सेकंड चलाएगा तो उसका गलत मीनिंग समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई पूरा इंटरव्यू को देखेगा तो मीनिंग सामने आ जाएगा। इसी तरह से उमर खालिद के एक स्पीच का 15 सेकंड का वीडियो को काट कर गोदी मीडिया ने चलाया और जानबूझकर उनको इसके पटकथे में शामिल किया गया। मैं ये मानता हूँ कि इस देश के न्यायालय जो है सबसे ऊपर है और न्यायालय से इंसाफ होगा। जैसे डॉक्टर कफील खान के मसले में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि एनएसए तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। डॉक्टर कफील खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस देश को तोड़ने की बात हो, उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात की। उन्होंने ये कहा कि तमाम समुदाय के लोग, तमाम लोग एक साथ आकर सरकार की पॉलिसीज़ का विरोध करेंगे, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। तमाम सरकारों का विरोध हुआ है, इंदिरा गांधी तक का इस देश में विरोध हुआ है, इस देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी विरोध हुआ है। तो किसी सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं है। ये कोर्ट ने भी इस बात को कहा। तो मैं ये मानता हूँ कि उमर खालिद भी क्लीन चिट आएंगे। विरोध करना ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। बिल्कुल, क्योंकि डेमोक्रेसी में हम लोग को विरोध करने का हक भी दिया जाता है। तो इस तरह अभी किसान बिल जो आया है, किसान जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज हो रही हैं, काफ़ी बर्बरता से उनको लाठी चार्ज हो रही हैं। आप भी एक युवा हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे केंद्र सरकार को? देखिए, ये जो किसान के लिए जो सरकार एक बिल लेके आई है, जो उसको पास कर लिया, सबसे पहली बात कि इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनली पास किया गया, असंवैधानिक तौर पर ध्वनि मत के जरिए इसको पास किया गया। जबकि पार्लियामेंट के अंदर सब लोग मौजूद हैं तो आप वोटिंग करवा लेते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या इस बिल को जो पास किया गया है वो संवैधानिक तौर पर भी पास हुआ है, यानी पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि पहली बार ऐसा हो रहा है इस सरकार में। आप देखिए कि सरकार एक बिल लेके आती है, उसको पार्लियामेंट से पास करती है और उसके बाद सरकार बोलती है कि हमने टीम बनाई है जो 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ लोगों तक पहुंचकर इस कानून के फायदे बताएगा। अब ये तो पहली बार हो रहा है इस देश के लोकतंत्र में कि एक सरकार एक पार्लियामेंट से कानून बनाती है और उसके बाद एक टीम को गठित करती है पूरे देश भर में बताने के लिए। कहीं ना कहीं आपके दिल में खोट है, इसीलिए आपको
संसद से कानून पास करने के बाद आउटरीच प्रोग्राम करना पड़ता है। सीए के आंदोलन में क्या हुआ, सरकार ने कहा कि हमारा टारगेट है 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने का। उनकी जो प्रॉब्लम जो उनको दिमाग में आ रही है, जो कुछ गलत सोच रहे हैं, उसको सही बताने का। इसी तरह से फार्मर्स बिल में भी ये किया। तो ये बात साफ नज़र आ जाती है कि ये बिल किसान विरोधी है। कल तक किसानों को जो मिनिमम प्राइस मिल रहा था, उस प्राइस का कोई जिक्र नहीं है सही से। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है, किसानों को छूट होगी किसी को बेचने की। ये कहीं ना कहीं एक जमाखोरी की तरफ ले जाएगा। जो बड़े इंडस्ट्रीज, बड़ी कंपनीज जो है वो किसानों के अनाज को जमा करेंगी और अपने मन से मार्केट का रेट तय करेंगे और सही रेट किसान को नहीं मिल पाएगा। इस बिल का हम लोग पूरी तरह से, इस कानून का पूरी तरह से विरोध करते हैं और पूरे देश भर की ये किसान इसका विरोध करते हैं। नेता तो बोलते हैं ये किसानों के हित में बिल है। अब सरकार एक बिल लेके आई है, उसको जबरदस्ती पास भी किया है पार्लियामेंट में, तो वो तो बुराई नहीं करेंगे। सांसद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं हुआ, आपको तो पता ही होगा। तो इसके बारे में क्या, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र की हत्या है कि अगर संसद के अंदर अगर किसी प्रकार का सवाल माननीय सदस्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माननीय सांसद जो होते हैं, जो आपके सांसद होंगे, हमारे क्षेत्र के सांसद होंगे, उनको हमने इसलिए चुन के भेजा कि वह हमारा प्रतिनिधित्व करें, हमारे क्षेत्र की बात को जाकर वहाँ पर रखें सदन के अंदर और हमारे क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराएं उनको और उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। अगर प्रश्न ही नहीं होगा तो हल कहाँ से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की आत्मनिर्भर, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत क्या बोला जाए, वही कि जो माने 23 GDP जो हमारा देश हो गया, कि यही आत्मनिर्भर होना है। देखिए, ये मुहावरे और जुमले की सरकार है और मुहावरा जुमला इनका अक्सर आता रहता है नया नया। आपने देखा कि किसान को लेकर 2016 में कोई बात कही थी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि पर हम लोग जो है किसानों को एक बहुत बड़ा एक वरदान की तरह साबित होगा। EMSP की बात की थी, सब कुछ नहीं हुआ पिछले 4 साल के अंदर। तो आप ये समझिए ये जुमलेबाजी है और ये लगातार इसी तरह का जुमला है जिस तरह का जुमला युवाओं को कहा गया कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। ये इसी तरह का जुमला है जो कहा गया कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये इसी तरह का जुमला है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बस 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो नोटबंदी के बाद और सारी समस्या इस देश की खत्म हो जाएगी, काला धन भी आ जाएगा। ये इसी तरह का जुमला है। जब ये लॉकडाउन लगाया देश के प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि बस महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था, इस युद्ध के लिए हमको 21 दिन दे दीजिए। आप देख लीजिए 6 महीने बाद रोज़ाना कोरोना के 95,000, 85,000, 98,000, लगभग 1 लाख के आसपास रोज़ाना केस आ रहे हैं। 1200-1500 लोग रोज़ाना उनकी मृत्यु कोरोना से की वजह से हो रही है। तो ये सब जुमलेबाजी है। जब कुछ नहीं होता है तो एक नया स्कीम ले आते हैं, एक नया जुमला ले आते हैं कि अब आत्मनिर्भर बन जाइए। हाँ भाई, अब तो इस देश का युवा आत्मनिर्भर ही बन रहा है। इस देश का युवा तो आत्मनिर्भर बन रहा है ना, और वो बता रहा है थालियां बजा के, तालियां बजा के, दिया जला के कि मोदी जी अब तो रोज़गार दे दो, बहुत आत्मनिर्भर बन लिया। लेकिन अब तो अच्छा YouTube पे जो उनको इतना प्रोग्राम जो चला था डिसलाइक मिला, तो क्या बोलेंगे आप इस पे? कई लोगों का कहना है, लाइटर नोट पे कहते हैं कि PUBG को बैन कीजिएगा तो लोग डिसलाइक करेंगे। कई लोगों का ये कहना है रोज़गार नहीं दीजिएगा तो डिसलाइक करेंगे। देखिए, डिसलाइक की जो बात है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस टूल को सबसे पहले इस देश में किसी नेता ने समझा, सोशल मीडिया की पावर को, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझा और उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं एक अपना एक इमेजिंग उन्होंने किया, एक अपनी पर्सनालिटी को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज वही सोशल मीडिया उनके लिए घातक साबित हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आपने जो सपने दिखाए थे लोगों को, आपने जो लोगों के मन में सपने सजा दिए कि भाई अब सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए, एक बार सरकार आई तो लोगों को लगा कि ठीक है 5 साल में बहुत देश में गड़बड़ी था, ठीक करने में समय निकल गया, अगले 5 साल में कुछ करेंगे। जब अब भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो लोग तो सवाल करेंगे और लोग लगातार सवाल करेंगे। क्योंकि जब आप लोगों को नौकरी नहीं दीजिएगा, किसानों को सही उनका मुआवजा सही टाइम पे लोन नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का सही रेट नहीं मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, उनको पैदल आना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, तो लोग तो सवाल करेंगे और लोग तो डिसलाइक करेंगे आपकी बातों को। तो क्या अब ये माना जाए कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स है इस पूरे देश की पॉलिटिक्स। और ये कहा भी जाता है कि बिहार इस देश को जो है वो दिशा देता है कहीं ना कहीं। चूँकि बिहार के अंदर अभी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं
और उनके नेतृत्व में बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी उनके साथ, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक अलायंस फॉर्मली डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ तो खटपट चल रही है ना, इधर से आपको इसीलिए पासवान बिल्कुल, और आरएलएल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अलायंस फॉर्मली डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि एलजेपी कहां जाएगी ये नहीं मालूम, कुशवाहा जी महागठबंधन के साथ रहेंगे या इधर आएंगे ये नहीं मालूम, या कुछ तीसरी मोर्चे की बात भी समझ में आ रही है। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, बहुत समय नहीं बचा है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी अब साफ तौर पे अपने अलायंस के साथ आएंगी कि किन किन सीटों पे वो लोग चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश की जनता को अच्छे से मालूम है कि 15 साल में श्री नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया, और साथ ही साथ के अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह से लोगों की परेशानियों को किस तरह से सरकार के सामने रखा, किस तरह से मीडिया के सामने रखा। तो जनता सबसे बेहतर आकलन करेगी, और मैं ये मानता हूं कि बिहार की जनता से बेहतर आकलन कोई नहीं करता है। इस देश की सियासत को बिहार की सरजमीं डिसाइड करती है। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये देखा गया कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कुछ विधायक टूट के वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ भी कांग्रेस या फिर आरजेडी के जो विधायक हो सकता है ये काम करें? आपको क्या लगता है? आप एक युवा हैं, आप तो काफ़ी पॉलिटिकल्स में वक्त गुजार चुके हैं अपना, युवा। देखिए, मैं आपको फिर से इस बात को कहता हूँ कि बिहार की सियासत बिल्कुल अलग है जी। बिहार मध्य प्रदेश नहीं है, बिहार राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं है कि आज लोग यहाँ हैं और कल वहाँ हैं। और ख़ास तौर से जीतने के बाद तो बिहार के अंदर आपने अभी कभी भी ऐसा सुना है कि जीतने के बाद कुछ लोग इधर से उधर चले गए या उधर से इधर चले गए? कभी भी आपने सुना हो बिहार के अंदर के भाई जीतने के बाद कोई बिहार के जो है वो विधायक एनडीए में चले गए या एनडीए के जीते हुए यूपीए में आ गए? ऐसा नहीं होता। तो बिहार के लोगों को मालूम है कि जो जनमत उनको मिलता है वो पहले जनता के विधायक हैं, उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के वो आदमी हैं। तो ये बिहार में अच्छे से मालूम है लोगों को, और बिहार में लोग अपना जनप्रतिनिधि वाकई चुनते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चुनते हैं। वो बाद में नीतीश कुमार जी का चेहरा देखेंगे, तेजस्वी यादव जी का चेहरा देखेंगे या लालू यादव जी का चेहरा देखेंगे, पहले वो जो चेहरा देखते हैं वो अपने जनप्रतिनिधि का चेहरा देखते हैं कि ये हमारा एमएलए हमारे लिए काम करेगा, क्या काम करेगा, हमारी कितनी आकांक्षाओं पर उतरेगा, कितने हमारे अलग अलग मुद्दों पे हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए बिहार की परिस्थिति अलग है, लेकिन कहने को कुछ नहीं कह सकते हैं। राजनीति में असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा करेगा, इस पाले से उस पाले या उस पाले से इस पाले आएगा, तो अगले चुनाव में बिहार की जनता बहुत अच्छे से सिखाना जानती है। मेरा लास्ट क्वेश्चन या फिर अपील बोल लीजिए, आप बिहार के युवा को क्या संदेश देंगे और उन्हें किस चीज़ पे उनको वोट देने के लिए आप ज़्यादा बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है निकल कर आएँ वोट देने के लिए, चूँकि ये लोकतंत्र का पर्व है। मुझे मालूम है कि अभी कोरोना काल में हम सब जी रहे हैं और बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने हैं, लेकिन प्रॉपर जो भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किया है उन तमाम गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप अपने घरों से निकलें और अपने लोकमत का प्रयोग करें। चूँकि लोकतंत्र में सरकार बदलने की या सरकार चुनने की जो आज़ादी है वो 5 साल में एक बार आती है। आज जो आपको मौका मिलेगा वो अगले 5 साल तक नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि सरकार ने बढ़िया काम किया है, सरकार को वोट देना चाहिए, तो उसके लिए भी आप निकल के आएँ। और आपको लगता है कि सरकार निकम्मी है, अपोजिशन बेहतर तरह से काम कर सकती है सरकार में आने के बाद, तो उसको वोट कीजिए। कहने का मतलब आप जिसको भी वोट करें, वोट ज़रूर करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अब हमारे देश के अंदर जो 65% आबादी है वो युवाओं की आबादी है। हम तमाम युवा हैं जो इस देश को की दिशा को जो है डिसाइड करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप जो बेसिक मुद्दे हैं, जो हेल्थ के मुद्दे हैं, जो एजुकेशन के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को आगे रखकर ध्यान दें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके हेल्थ, एजुकेशन, जॉब के मुद्दे को, बिहार में बाढ़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हर साल बाढ़ आती है, आधा से ज़्यादा बिहार उसमें डूबता है। तो देखिए कि कौन इन तमाम मुद्दों को एड्रेस करने को तैयार है, कौन इन मुद्दों पे मुखर होकर बोलने को तैयार है, कौन इस पर काम करने को तैयार है, उस पर वोट दें। और जात पात से उठकर, धर्म से उठकर इस लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने। जी, लास्ट में कहूँगा क्या है, आपके जो हितैषी हैं, आप बोल दिए हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल, मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि वन वॉइस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया है तो इसको लाइक करें, इनका फेसबुक पेज भी लाइक करें और इनके साथ जुड़े रहें। देखा, ये बेबाक राय छात्र युवा ने हमारे साथ रखी और इनकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स, इनकी राय आपको पसंद आई, कैसे रही, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके कमेंट करें। ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को बने रहें।
हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।